ओके सर, तो व्हाट इफ सीरीज का न्यू एपिसोड आ गया और इस एपिसोड को आप बोल सकते हो व्हाट इफ फीट ज़ॉम्बीलैंड और व्हाट इफ फीट रेसिडेंट इविल, बिकॉज इस एपिसोड का स्पेशल फैक्टर ही यही होता है कि इसके यूनिवर्स में अपने ऑसम सुपर हीरोज अब बन गए होते हैं ज़ॉम्बीज। ये चीज हम लोगों को तो बहुत पहले बता दी गई थी, अगर ना बताते इसको हिडन रखते तो ज्यादा सरप्राइज होता। खैर जिन व्यूवर्स को नहीं पता था उनके लिए तो सरप्राइज सो पहले अगर रिव्यू की बात करें तो काफी तगड़ा एपिसोड था। मेरे हिसाब से डॉक्टर स्ट्रेंज वाले एपिसोड के बराबरी का तो नहीं था, बट उसको छोड़ के बाकी एपिसोड से अच्छा था। खैर बात करते हैं इसी खून खराबे वाले एपिसोड के बारे में, बट उससे पहले अगर तुम नहीं चाहते कि मैं ज़ॉम्बी बन के तुमको लव बाइट दूं आकर, तो तुरंत जाओ लाल बटन दबाओ और इम्यून हो जाओ। सो लेट्स स्टार्ट एंड यू ऑल जस्ट हैव टू सिट डाउन, कीप काम एंड लिसन टू मी। तो मार्वल वालों की एक कॉमिक सीरीज है मार्वल ज़ॉम्बीज, तो ये एपिसोड काफी ज्यादा उसी कॉमिक्स के पन्नों से उठाया गया है। इनफैक्ट अभी तक का फिलहाल ये पहला एपिसोड है जिसका बहुत ज्यादा डिफरेंस है कॉमिक्स से। मैं बीच बीच में बताता जाऊंगा। खैर एपिसोड की स्टार्टिंग होती है इन्फिनिटी वॉर के सीन के साथ। जब आपको याद होगा तो स्पेस में थैनोस और हल्क की फाइट होती, जिसमें थैनोस ने हल्क की अच्छी वाली बजा दी थी और फिर हल्क को बाइफ्रॉस्ट का यूज करके अर्थ पे वापस भेज दिया गया था। तो ये पूरा सीन एकदम कॉपी पेस्ट है मेन मूवी से, जिस वे में हल्क डॉक्टर साहब के घर में मतलब सैंक्टम सैंक्टोरम में गिरता आकर, जहाँ मेन टाइमलाइन में याद होगा तो यहाँ पर वोंग और डॉक्टर स्ट्रेंज खड़े थे और हल्क बैनर में कन्वर्ट हो गया था और डर डर के थैनोस का नाम जपने लगा था। सो वही होता है यहाँ पर भी, बट सरप्राइजिंगली यहाँ पर ना वोंग होता है और ना ही अपने डॉक्टर साहब होते हैं। हालांकि बैनर स्टिल थैनोस का नाम जप रहा होता है, लेकिन उसके सुनने के लिए यहाँ कोई नहीं होता। सो फिर ये वहीं से कपड़े चुराता है, क्योंकि इसके पहले ये नंगो पंगू था। खैर ये उसका निजी मामला है। सो फिर ये जब वहां से बाहर आता है तो अगेन सरप्राइजिंगली बहुत ज्यादा सुनसान होता है मॉल, कोई भी नहीं दिख रहा होता आसपास। बहुत ही ज्यादा शांति का प्रकोप फैल गया होता है। रीजन यही है कि यहाँ पर ज़ॉम्बी अपोकलिप्स चल रहा होता है। नौ मेन टाइमलाइन जैसे यहाँ थैनोस के दो चेले आते हैं, सस्ता वोल्डेमॉर्ट और थैनोस की संतान नाजायज। मीनवाइल बैनर के भी वही मेन टाइमलाइन जैसे हाल होते हैं। इसके अंदर का लावा फट तो रहा होता है लेकिन बाहर नहीं निकल रहा होता। ये सीन भी एकदम कॉपी पेस्ट है मूवी से। खैर फिर यहाँ आते हैं अपने सुपर हीरोज, आयरन मैन, डॉक्टर स्ट्रेंज और वोंग भी छोटा सुपर हीरो बट है तो है। ये तीनों मिलकर उन चेलों को तो मार देते हैं, बट एक्चुअली में ये होते हैं ज़ॉम्बीज। यहाँ से हॉरर साइड में एपिसोड घूम जाता है एकदम। और यहाँ के ज़ॉम्बीज का लॉजिक थोड़ा अलग होता है बाकी मूवीज के ज़ॉम्बीज से, क्योंकि यहाँ के ज़ॉम्बीज को पता होता है कि इनके पास पावर्स हैं और उनको कैसे यूज कर सकते हैं। इवन वो मर चुके हैं, मरने के बाद भी उनको पता है कि कैसे करना है सब। मार्वल भैया मार्वल। और फिर ये सब बैनर पे अटैक कर देते हैं, बट इसको बचाने आ जाता है डॉक्टर साहब का केप। मेरी मानो तो ये भी एक खुद में एवेंजर है। बहुत बार इसने फाइट के बीच में आके हेल्प करी है लोगों की, बस इसको कोई क्रेडिट नहीं देता। मेरी तरफ से तो फुल रिस्पेक्ट। खैर अब यहाँ आता है अपना फ्रेंडली नेबरहुड स्पाइडरमैन और साथ में इसकी होती है वेस्प, और ये दोनों लकली ज़ॉम्बीज नहीं होते हैं और ये बैनर को सेफली रेस्क्यू करके निकल लेते हैं। और इस एपिसोड में स्पाइडरमैन की वॉइस टॉम हॉलैंड ने नहीं दी है। मे बी वो अदर प्रोजेक्ट्स में बिजी होगा उस टाइम, बट बाकी सब कैरेक्टर्स की वॉइस उनके ओरिजिनल एक्टर्स ने ही दी है। नाउ मेन नेक्सस इवेंट पे आ जाते हैं कि आखिर कैसे क्यों ये सब हुआ, मतलब मेन कांड कैसे हुआ। तो एंटमैन एंड द वास्प मूवी याद होगी आपको, जिसमें हैंक पिम और इसकी बिटिया होप, इन लोगों को जेनेट को बचाना था। हैंक पिम की वाइफ को और जेनेट की मम्मी को, जो कि क्वांटम रेल की दुनिया में फंसी हुई थी। सो मेन टाइमलाइन में हैंक पिम अंदर गया था और अपनी बीवी को बचा के वापस ले आया था और एकदम हैप्पी मोमेंट था लास्ट में उनके लिए। बट अब इस यूनिवर्स में ऐसा नहीं होता। यहाँ हुआ कि क्वांटम रेल के अंदर जेनेट क्वांटम वायरस से डिफेक्ट हो गई, जिस वजह से उसका ब्रेन करप्ट हो गया और यू कैन से दैट कि वो ज़ॉम्बी में कन्वर्ट हो गई। और उन्होंने जिंदा लाश। और हैंक पिम को अब जब उसका 30 साल पुराना बिछड़ा हुआ प्यार मिला तो वो ज्यादा ही खूंखार हो चुकी थी। और इसी तरह जेनेट और हैंक पिम, इनके थ्रू ये वायरस अपनी अर्थ पे आया था। इस बुढ़ो और इसके प्यार की वजह से एक और एपिसोड में भी कांड हुआ था और यहाँ फिर अगेन इन्हीं की वजह से कांड हुआ। एनीवेज ज़ॉम्बी वायरस का सबसे पहला शिकार हुआ था पिम एंड देन एंटमैन। और ये रहा टाइटैनिक वाला सीन, यू नो व्हाट आई मीन। खैर फिर ऐसे ही मात्र 24 घंटे में पूरी दुनिया ज़ॉम्बी लैंड में कन्वर्ट हो गई थी। इवन एवेंजर्स भी इसके खिलाफ कुछ नहीं कर पाए थे, वो सब भी ज़ॉम्बीज बन गए थे। और इस सीन में यहाँ थॉर और हल्क नहीं है, क्योंकि इस टाइम के हिसाब से ये अभी इन्फिनिटी वॉर के पहले का टाइम है। और याद होगा मेन टाइम लाइन से तो हल्क और थॉर दोनों इस टाइम रैग्नारॉक में बिजी थे। तो ये थी ओरिजिन स्टोरी कि कैसे वायरस फैला। हालांकि कॉमिक्स में वायरस फैलने की स्टोरी थोड़ी अलग है। उसमें दूसरे डायमेंशन का एक इन्फेक्टेड बंदा आता है और वो पूरी दुनिया की लंका लगा देता है, बट यहाँ इसको चेंज कर दिया गया। नाउ पीटर पार्कर आता है, अपने स्टाइल में सबका इंट्रोडक्शन देता है। हैप्पी को दिखाते हैं जो हैप्पी नेवर एक्चुअली हैप्पी होगन होता है। और इसके टी शर्ट भाई साहब, आई एम नॉट सिंगल बिकॉज आई एम सेविंग माई सेल्फ फॉर थॉर। कर्ट को दिखाते हैं, ये आंटमैन की टीम में था याद होगा, जिसको बाबा यागा से बहुत डर लगता था। फिर आता है बकी बार्न्स, साइलेंट बट डेडली, बच के रहना इससे। फिर आती है शैरन कार्टर एके पावर ब्रोकर, और साथ में लिखा होता है द ब्लॉन्ड बॉन्ड, क्योंकि जेम्स बॉन्ड जैसी है ये और साथ में ब्लॉन्ड है, सो द ब्लॉन्ड बॉन्ड। और लास्ट में होती है वकांडा से आई हुई डोरा मिलाजे ओकायो। और इनकी प्लेस दिखाते हैं जहाँ पर ये सब लोग छुप के होते हैं। तो इनका अड्डा काफ़ी सही जगह होता है ज़ॉम्बी से बचने के लिए। सो फिलहाल इतने ही हीरोज होते हैं जो जिंदा होते हैं, बाकी कहीं छुपे होंगे शायद। और एक और डिटेल होती है कि पीटर पार्कर ने इस पूरे एपिसोड में मास्क नहीं पहना, क्योंकि ऑब्वियसली उसको अपनी आइडेंटिटी की चिंता ही नहीं है।
क्योंकि लोग ही नहीं है तो मुखड़ा छुपाएगा किससे, इसलिए उसने अपना घूंघट हटा दिया। खैर अब इस टीम को एक मैसेज मिलता है किसी दूसरी सर्वाइविंग टीम से कि उन्होंने इस वायरस का क्योर ढूंढ लिया है, एंटीवायरस। मतलब यहाँ और भी सर्वाइवर्स हैं। ये लोग उनकी लोकेशन का पता भी लगा लेते हैं जो न्यू जर्सी में होता है, शील्ड का पहला बेस ऑफ ऑपरेशन, और इस जगह कैप्टन अमेरिका मूवी में भी दिखाई गई थी। खैर फिर ये सब निकलते हैं उस जगह जाने के लिए। इनको पहले ट्रेन पकड़नी पड़ती है उसके लिए, क्योंकि यहाँ डॉक्टर स्ट्रेंज तो है नहीं जो इनको 1 सेकंड में यहाँ से वहाँ छुमंतर कर सकें, सो इसलिए इनको ट्रेन से जाना पड़ता है। और यहाँ पर ओकायो सबको अलग अलग जाने को बोलती है, बट पीटर को ये प्लान बिल्कुल पसंद नहीं आता, क्योंकि ये भी मेरी तरह होता है मूवी जंकी, और इसको पता होता है कि हॉरर मूवीज में सबको अलग अलग जाने वाला आइडिया सबसे बुरा होता है। बट फिर भी ये सब यही करते हैं, टीम में डिवाइड हो जाते हैं और हैप्पी को दिखाते हैं जो हैंड में वही डिवाइस लगाया होता है जैसा सिविल वॉर में टोनी ने लगाया था जब वो बकी से लड़ रहा था। और फिर ऑब्वियसली एक एक करके इन पे अटैक होने लगता है इन्हीं के साथियों के द्वारा, और जो अकेले सबसे पहले बेचारा हैप्पी निपट जाता है, RIP। इस पे हॉकाई अटैक कर देता है और आगे चल के शैरन कार्टर भी चल बसती है, जिसको अपना इन फेमस कैप्टन अमेरिका स्पेशल ज़ॉम्बी एडिशन ये आके खा जाता है। हालांकि लास्ट में इन सभी ज़ॉम्बीज हीरोज को ये सब आके मार देते हैं और डॉक्टर साहब का केप फिर से पीटर की जान बचा लेता है, रिस्पेक्ट प्लस। और ज़ॉम्बी फैल्कन को भी ये लोग बकी के सामने मार देते हैं, बट उसको एज यूजुअल घंटा फर्क नहीं पड़ता। बट लास्ट में फाइट के बीच में ही होप इन्फेक्ट हो जाती है, एक माइनर ज़ॉम्बी स्क्रैच आ जाता है इसको, मतलब कुछ टाइम बाद ये भी उनमें से एक हो जाएगी। तो पीटर यहाँ इसके साथ खड़ा होता है और मुझे पर्सनली पीटर और होप की यहाँ केमिस्ट्री काफी सही लगी। एक्चुअली इस पूरे एपिसोड में पीटर पार्कर जितना सही लगा इतना ही सारी मूवीज में नहीं लगा था। और साथ में पीटर ने यहाँ पर अपने अंकल बेन का भी नेम मेंशन किया है, जो मुझे नहीं लगता शायद इससे पहले इसने किया था, शायद एक मूवी में किया था। खैर लास्ट में फाइनली ये लोग अपनी डेस्टिनेशन पहुंच जाते हैं, बट सामने खड़ी होती है ज़ॉम्बीज की पूरी फौज। तो होप के पास सेक्रीफाइस करने के अलावा और कोई रास्ता नहीं होता, यही इन सब की ज़ॉम्बीज वाली नैया पार करा सकती थी। तो ये साइज में बड़ी हो जाती है और सबको हाथ में लेके फेंस के अदर साइड छोड़ देती है और खुद रुक जाती है मरने के लिए, और वैसे भी ऑलरेडी मर ही रही थी, तो इसलिए डिसीजन लेती है। और इसकी डेथ काफ़ी सैड थी, क्योंकि स्टार्ट से इस एपिसोड में मेन कैरेक्टर में थी और मेन कैरेक्टर की डेथ काफ़ी सैड होती है। खैर अब सीन ये होता है कि यहाँ होता है अपना विजन चचा, जो सबको पता है कि एक एंड्रॉयड होता है, कोई जिंदा इंसान नहीं होता ये, तो सभी ज़ॉम्बीज का इस पे कोई भी इंटरेस्ट नहीं होता। और साथ में इसका माइंड स्टोन भी कुछ इफेक्ट कर रहा होता है ज़ॉम्बीज के माइंड पे, जिस वजह से वो इसके नियर नहीं आ रहे होते हैं। तभी इस एरिया के अंदर कोई भी ज़ॉम्बीज इन लोगों पे अटैक नहीं कर रहा होता, सबके सब बाहर स्टैचू बने खड़े होते हैं। तो विजन बताता है कि इसने एक तरीका ढूंढ लिया है जिससे एंडेड बोले तो ज़ॉम्बीज इनको वापस सही किया जा सकता है। इसके पास एंटमैन होता है जो पहले ज़ॉम्बी बन गया था, बट फिलहाल स्कॉट एकदम सही होता है, हालांकि सिर्फ उसकी खोपड़ी बची होती है और साथ में उसके गंदे जोक्स। बट मुद्दे की बात होती है कि वो एकदम सही होता है। ऐसा विजन ने अपने माइंड स्टोन का यूज करके किया था, तो इस वजह से अब ये पूरी टीम समझ जाती है कि अगर माइंड स्टोन की पावर को पूरी दुनिया में ब्रॉडकास्ट किया जाए तो हो सकता है शायद सब सही हो जाए। बट ऐसा करना सिर्फ वकांडा में ही पॉसिबल होता है, उसके अंदर जाना पड़ेगा ही नहीं, क्योंकि वहीं पर इतनी अच्छी टेक्नोलॉजी होती है। बट यहाँ पर फिर खुलता है विजन का एक राज, सफेद झूठ काला सच। बकी जब बिल्डिंग में अंडरग्राउंड जाता है तो वो देखता है कि वहाँ टचाला लेटा होता है, जिंदा होता है, ज़ॉम्बी नहीं बना होता, बट उसका एक पैर नहीं होता बस, क्योंकि विजन एक्चुअली इसकी बॉडी को फीड कर रहा होता है वांडा को। जी हाँ, वांडा यहाँ पर मर के ज़ॉम्बी बन चुकी होती है, बट विजन के अंदर उसके लिए प्यार नहीं मरा होता, जिस वजह से ही उसे फूड के नेम पे लोगों को खिला रहा होता है। अब ये टचालो को फीड करने वाला रेफरेंस भी कॉमिक से लिया गया है, सेम उसमें भी ऐसा ही हुआ था, बट थोड़ी स्टोरी अलग थी। खैर यहाँ गुड न्यूज़ एक्चुअली ये भी है कि वांडा फिलहाल स्कारलेट विच नहीं बनी होती, मतलब वो अपने पूरे कंप्लीट फॉर्म में नहीं है, वरना तो इन सबके अच्छे वाले लग चुके होते हैं। और अब सिनेरियो काफी मेल खा रहा होता है वांडा विजन वाली स्टोरी से, क्योंकि याद होगा तो वहाँ पर विजन मर गया था, बट वांडा ये एक्सेप्ट नहीं करना चाह रही थी कि विजन जा चुका है, जिस वजह से उसने वेस्ट व्यू के अंदर बहुत मासूमों को नुकसान पहुंचाया था। सो लगभग यहाँ पर भी सेम हो रहा होता है, बस पासे पलट गए होते हैं। यहाँ पर वांडा एक तरीके से चल बसी होती है, बट विजन स्टिल उसे अपनी वांडा जैसा देख रहा होता है, और ऐसे ही ये भी मासूमों की जान ले रहा था। मीनवाइल अब बाकियों की बातें सुन के विजन को फाइनली रियलाइज हो जाता है कि हाय दिया ये क्या कर रहा था, और तभी वांडा भी आज़ाद हो जाती है और सबको मारने लगती है। तो विजन ये बाकियों को इंक्लूडिंग टचाला इन सबको यहाँ से भागने को बोलता है, बस अपना अकेले रुक जाता है, क्योंकि लड़की का चक्कर हो भैया, क्या ही कर सकते हैं। और अब दिखाते हैं कि केप स्कॉट के ऊपर आ जाता है, जो रियली काफ़ी अमेजिंग लग रहा होता है, क्योंकि उसकी बॉडी नहीं होती और केप के ऊपर उसका फेस एकदम मैच कर रहा होता है। और स्कॉट चिल्लाते हुए जाता है विंगार्डियम लवियोसा। मैं इस सीन पे बहुत हंसा था, क्योंकि हैरी पॉटर के फैंस इस डायलॉग को जानते होंगे, ये चीज़ों को हवा में उड़ाने वाला मंत्र होता है, विंगार्डियम लवियोसा। खैर विजन को दिखाते हैं और ये अपना माइंड स्टोन खुद निकाल के फेंक देता है, सेम जैसे थैनोस ने किया था मेन टाइमलाइन में इसके साथ, बट यहाँ ये खुद करता है। सो बैनर माइंड स्टोन को उठा के पीटर को पकड़ा देता है और फाइनली इसके अंदर का ज्वाला फट के बाहर आ जाता है, मतलब अब ये द इनक्रेडिबल हल्क में कन्वर्ट हो जाता है। और इसकी और वांडा की फाइट भी होती है, जो बहुत ऑसम लग रही होती है, बस ज़्यादा उसको दिखाते नहीं है लोग ससुरे कंजूस। और बाकी सब यहाँ से वकांडा के लिए निकल जाते हैं, और होप भी इनकी शिप को जिस तरह पकड़ती है, ये सीन भी एकदम सिविल वॉर का याद दिलाता है, जब एंटमैन रोडी को हवा में पकड़ता है।
खैर लास्ट में अपने को दिखाते हैं कि ये लोग फाइनली अपनी शिप से एस्केप कर गए होते हैं, वकांडा पहुंचने वाले होते हैं और अपने को ये तो नहीं पता कि हल्क जिंदा है कि नहीं, और साथ में वांडा ने बकी को भी बहुत दूर फेंक दिया था, तो मे भी वो भी जिंदा हो सकता है। बट यहाँ हैप्पी एंडिंग नहीं होती। इनके पास माइंड स्टोन तो होता है और ये वकांडा जाके शायद दुनिया को बचा भी सकते हैं, बट वहां पर इनका वेट कर रहा होता है द थैनोस, वही स्पेशल ज़ॉम्बी एडिशन वाला थैनोस, वो भी अपने पूरी ज़ॉम्बी आर्मी के साथ, और साथ में उसके पास ऑलरेडी 5 इन्फिनिटी स्टोन्स होते हैं, मतलब सिर्फ एक ही बचा होता है माइंड स्टोन, जो ये दूसरी टीम वाले खुद उसके पास ले जा रहे होते हैं। और यहाँ तो अब दुनिया बचाने के लिए आयरन मैन भी नहीं है, तो चुटकी को कौन बजाएगा, मतलब चुटकी कौन बजाएगा। एनीवे ये एपिसोड यहीं एंड हो जाता है। काफी अच्छा था, मैंने पहले ही काफी तारीफ कर दी। वांडा के लिए तो मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस नहीं है, ये मल्टीवर्स ऑफ सैडनेस बन चुका है। बेचारी को कहीं तो जस्टिस दो, बट लेट्स सी। सो गाइस इस वीडियो के लिए इतना ही। लाइक मारो, कमेंट मारो, वरना मैं तुम लोग को ज़ॉम्बी बनने वाला श्राप दे दूंगा पक्का, लेकिन फिर मेरी वीडियो कौन देखेगा। एनीवे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड एंड बाय बाय।